हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2022 यूपी पीसीएसजे का क्या कंट्रोवर्सी है और उससे रिलेटेड क्या इश्यूज और कंसर्न्स हैं। इशू ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते कि इशू है क्या। इशू तब हुआ जब श्रवण पांडे आरटीआई के थ्रू कमीशन गए अपनी कॉपी देखने और उन्होंने देखा कि उनकी कॉपीज़ में हैंडराइटिंग डिफरेंट है और कुछ पेजेस टॉर्न है। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में कमीशन ने एक्सेप्ट किया है कि 25-25 लोगों का बंडल एक्सचेंज हो गया, स्वैप हो गया है। ये जो 25-25 स्टूडेंट का बंडल स्वैप हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है और आयोग का ये कहना है कि ये एक ह्यूमन एरर है, एक टेक्निकल एरर है जो कोडिंग के दौरान हो गया। ये ह्यूमन एरर है कि ह्यूमन बायस है। ये केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है और इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे। ये ऐसा होगा कि ट्रेसपास करने जैसा होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम अटेंशन लाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या ये एक आइसोलेटेड इवेंट है या एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंसिस्टेंट इरेगुलरिटीज़ है। क्या भूले भटके ये एक इवेंट हो गया या इन जनरल कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम लगी रह रही है कमीशन की फंक्शनिंग के साथ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं जिसकी वजह से कंसिस्टेंट इरेगुलरिटीज़ बनी हुई हैं कमीशन की फंक्शनिंग में, विदाउट एक्यूजिंग और ब्लेमिंग एनीवन। सबसे पहली जो इरेगुलरिटी है वो इरेगुलरिटी ऑफ वैकेंसी है। मतलब वैकेंसी एक तो 5 साल तक आती नहीं और 5 साल के बाद आते ही वो कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी निकाल ली है। यूपी पीसीएसजे क्यों नहीं निकाला? 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं आती है। यूपी एक तरह से सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, मोस्ट पॉपुलस है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो क्या यहाँ पे वैकेंसी की ज़रूरत नहीं है? ये तो यही दर्शाता है कि आपके लिए जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो एसेट्स कम है और लाइबिलिटी ज़्यादा है। एक लाइबिलिटी की तरह इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को बस करा दिया जाता है। हर 2-4 साल में वैकेंसी निकलती है, कुछ सेट ऑफ ऑफिसर्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट होता तो ऐसा जंक्चर ही नहीं आता जहाँ पे ऐसी क्वेश्चनिंग हो रही होती एग्जामिनेशन प्रोसेस पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आयरनी ऑफ अटेम्प्ट्स। यूपीएससी 32 साल की उम्र तक अपर लिमिट तक जनरल कैटेगरी को 6 अटैम्प्ट देती है और यूपी पीसीएसजे 35 साल की उम्र तक से 4 अटैम्प्ट देती है। यूपीएससी में क्या होता है कि 32 साल से पहले ही लोगों के 6 अटैम्प्ट खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन यूपी पीसीएसजे में क्या होता है कि मैं अभी कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, उनकी उम्र 31-32 साल है और उनके अभी तक मात्र 1 या 2 अटैम्प्ट हुए हैं। मतलब वो ओवर एज हो रहे हैं लेकिन उनके अटैम्प्ट अभी बचे हुए हैं। ये वैकेंसी इतनी इरेगुलर है कि एक स्टूडेंट जो 25 साल से तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, जिसकी अपर लिमिट 35 साल है, उसकी एज खत्म हो जा रही है लेकिन उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खत्म नहीं हो रहे हैं। फिर से वही क्वेश्चन आता है कि ये वैकेंसीज इतनी इरेगुलर क्यों है? क्या यूपी एज अ स्टेट को जुडिशियल ऑफिसर्स की ज़रूरत नहीं है? ये क्वेश्चनेबल चीज़ है जिसको हम स्टूडेंट्स की तरफ से पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है, वो है मेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मैं एक नॉर्मल परसेप्शन देखता हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट ये बोलता है कि सर कंपटीशन से उतना डर नहीं लग रहा, लेकिन ये जो सिस्टमिक फेलियर है कि वैकेंसी नहीं आना, वैकेंसी आना तो 4 बार आंसर की बदला जाना, मेंस का एग्जामिनेशन हो जाना, 10-10 महीने तक रिजल्ट नहीं आना। और कुछ एग्जामिनेशन तो ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर झारखंड का आप देखिए तो अगस्त 2023 में नोटिफिकेशन आया और अब जाके इस जुलाई में 2024 में अब तो उनका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है, वो भी 4 बार आंसर की बदलने के बाद। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता होगा। कंपटीशन तो वो वैसे ही प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसे सिस्टम से भी फाइट करनी है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक रेगुलर और रोबस्ट सिस्टम है कि जहाँ पे रेगुलर एग्जामिनेशंस हों और उसका हेडेक सिर्फ ये हो कि वो एग्जामिनेशन की तैयारी करे। उसको अब ये भी देखना है कि एग्जामिनेशन भी वो तैयारी करे, एग्जामिनेशन कब आएगा वो भी वो देखे, एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो रहा है वो भी वो देखे, कॉपी सही से चेक हो रही है कि नहीं वो भी वो देखे, रिजल्ट इतने टाइम तक क्यों लटका हुआ वो भी वो देखे। तो ये एक ऐसी चीज़ है वो स्टूडेंट का काम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है टीचिंग, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, वो पढ़ रहा है। तो जो आयोग का काम है वो आयोग का भी सही से करना चाहिए। एक्चुअली आयोग का जो काम है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट ही तो कराना है, इसके अलावा तो कोई उनका दूसरा काम नहीं है। सो द पॉइंट इज कि ये जो सिस्टमिक फेलियर हो रहा है इसकी वजह से स्टूडेंट ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है एज कम्पेयर टू द फियर ऑफ कॉम्पिटिशन। एंड वी मस्ट रियलाइज कि ये स्टूडेंट जो हैं ये भी इमोशनल बींग्स हैं, यू कैनॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके पास इनफाइनाइट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप देखें 5 साल वैकेंसी नहीं आती है तो स्टूडेंट तो 5 साल तक तैयारी कर ही रहा है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो लग ही रहे, वो बाहर रह रहा है, वो कोचिंग की फीस दे रहा है, वो रूम रेंट दे रहा है।
अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल बर्डन तो उसके पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा, जस्ट बिकॉज मैंने वही कहा कि क्योंकि वो एम्बिशियस है, वो इस प्रोसेस में प्रोसेस झेल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उसके ऊपर फाइनेंशियल टॉर्चर भी करें। मेंटल टॉर्चर तो हो ही रहा है, साथ में फाइनेंशियल टॉर्चर भी हो रहा है, और एक अजीब सी साइकिल बन जाता है जिसमें स्टूडेंट्स के अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसीज आने लगती हैं। वो नौकरी करने जाए, सेल्फ सफिशिएंट होने जाए, तो कंपटीशन में उसको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का, और अगर वो ना करे तो फाइनेंशियल बर्डन उसका बढ़ रहा है। तो अगर एग्जामिनेशन रेगुलर हो जाएगा तो उसका फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा, तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी बेटर रहेगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के हैं। तो इरेगुलरिटी नंबर 1 जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ वैकेंसी है। अगर वैकेंसी टाइम से आएगी, कंसिस्टेंटली आएगी, तो स्टूडेंट के ऊपर मेंटल हरासमेंट भी नहीं होगा, उसका मेंटल प्रेशर भी कम होगा, और उसका फाइनेंशियल बर्डन भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरा एक और बहुत क्रूशियल इशू है। देखिए, आयोग ने ह्यूमन एरर बोल दिया है, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको एरर नहीं बोलता, नहीं मैं इसको बायस बोलता हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ह्यूमन एरर होता है तो सब्जेक्टिव एरर नहीं होता है। बेसिकली जो मेरा आर्ग्यूमेंट है इस बेसिस पे, वो कॉन्वर्सेशन विद कुछ स्टूडेंट्स है जो कि अपनी मेंस की कॉपी आरटीआई के थ्रू देख के आए, और उन्होंने चेकिंग पे बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस जताए, और ये ऐसे एप्रीहेंशंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। मान लीजिए कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ थी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल श्रवण पांडे के केस में हुआ कि मेरे पन्ने फटे हुए थे या मेरे अंदर ओवर राइटिंग थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है आंसर चेकिंग में। कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई। फॉर एग्जांपल जैसे जीएस का पेपर है, पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, मार्किंग या रिमार्क कम है आंसर शीट में, साइड में बस आधे आधे नंबर या एक नंबर 5 में से बस किसी ने लिख दिया है। कोई स्टूडेंट कह रहा है कि उसको प्रेसी में जो लैंग्वेज के पेपर है सिर्फ 6 से 8 नंबर मिले हैं। ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग में बहुत से स्टूडेंट का ये कहना है कि उनको सिर्फ 40 में से 8 से 12 नंबर बैठा दिए गए हैं। अब देखिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। ये कहा जा सकता है कि ठीक है, एग्जामिनर को ये पसंद नहीं आया या एग्जामिनर को वो चीज़ इतनी वैल्यूएबल नहीं लगी तो उसने नंबर नहीं दिया, पॉसिबल है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ यूपी नहीं, दिल्ली में भी जाकर के, एमपी में भी जाके, राजस्थान में भी जाके, जो भी स्टेट्स पढ़ रहा है ऑलमोस्ट वहाँ का मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ड्राफ्टिंग प्लीडिंग हो या प्रेसी राइटिंग हो, उसमें आपका जो पैटर्न की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन आप इनके इंटेलिजेंस का क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप इनको सिर्फ आधा नंबर या एक नंबर दे के 5 नंबर में से नहीं कर सकते। एक बेसिक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई इतने नंबर मिनिमम तो मिलने ही चाहिए। किसी को उसी क्वेश्चन पे आधा नंबर मिल रहा है, किसी को 3 नंबर मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि कोई बेसिक पैरामीटर है मार्किंग का कि नहीं। तो हमारा बस ये कहना है कि देयर शुड बी सम बेसिक पैरामीटर कि किसके बेसिस पे मार्किंग हो रही है। देखिए, हम यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि कोई ह्यूमन बायस है यहाँ पे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि ह्यूमन लेथार्जी ज़रूर रही है इस बार कॉपिंग चेकिंग करने में। लेथार्जी यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी से कॉपी की स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, वैसी एटलीस्ट जो स्टूडेंट आरटीआई देख के आके बता रहे हैं, ऐसी कॉपी चेकिंग नहीं हुई है। कॉपीज़ थोड़ी और रिस्पॉन्सिबली चेक हो सकती थी, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ कॉपी चेकिंग की नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पूरे पूरे करियर डिपेंड कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इस बार कॉपी चेकिंग जब हुई थी तो उसमें क्रॉस चेकिंग और मॉडरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि अगर क्रॉस चेकिंग हुई थी तो श्रवण पांडे का केस कैसे आया। अगर कॉपी में क्रॉस चेकिंग हुई तो हैंड राइटिंग कैसे बदल सकती है, क्योंकि जिसने भी क्रॉस चेक किया उसने हैंड राइटिंग नहीं मैच की एक इंडिविजुअल पेपर में। और दूसरा बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि 1.5 महीने में 18,000 कॉपीज़ चेक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। तो क्या जो कॉपीज़ चेक की, चलिए आपने कॉपीज़ चेक कर ली, लेकिन क्या जो कॉपीज़ चेक हुई उसमें मॉडरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमीशन को क्रॉस चेकिंग और मॉडरेशन पे अपना स्टैंड जो है एक नोटिस के थ्रू क्लियर करना चाहिए कि इसमें क्रॉस चेकिंग और मॉडरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। एक और जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस बार के यूपी पीसीएसजे 2022 के सिलेक्शंस में, इस बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एकदम ही गायब हैं। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 303 सीट थे, उसका 10% भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स नहीं है। मतलब हार्डली 30 स्टूडेंट भी नहीं हो। ये मैं बहुत लीनियंट होकर बोल रहा हूँ, हो सकता है 15-20 बच्चे भी ना हो। तो क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बिल्कुल ही मतलब अब लायक नहीं है एग्जामिनेशन देने के? उनका प्रोपोर्शन एग्जामिनेशन में तक क्यों घटता जा रहा है?
वो भी इक्वली मेहनत कर रहे हैं और लोअर जुडिशरी में जो काम हो रहा है वो भी हिंदी में हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो दिन पर दिन घटता जा रहा है, और ये बहुत ही अलार्मिंग है कि 10% भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नहीं हैं इस बार के सिलेक्शन में। एक और इशू जो है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का है। देखिए, कमीशन के एफिडेविट में ये बात थी कि जो हो रही है कॉन्वर्सेशन हाई कोर्ट और कमीशन में, उसमें एक ये पॉइंट था कि शायद मेरिट जो है फिर से रीड्रॉ होगी और जो ये 50 स्टूडेंट्स हैं इनको एडजस्ट किया जाएगा मेरिट में, जिसमें हो सकता है कि कुछ ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड किया जाए। ये अभी पूरी तरह से डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। मेरा बस ये क्वेश्चन है कि ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिन्होंने ऑलरेडी चार्ज ले लिया, इनकी क्या गलती है? अगर कोई ह्यूमन एरर या किसी भी फॉर्म ऑफ एरर आयोग की तरफ से हो रहा है तो उसकी पेनल्टी ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स क्यों देंगे? आपको पता है सोसाइटी में 2 + 2 4 नहीं होता, सोसाइटी में 2 + 2 40 होता है। कल को अगर ये स्टूडेंट निकाले जाते हैं और आयोग तो अपने आप को बोल देगा कि भाई हमने तो इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन यही वो स्टूडेंट्स हैं जिनको सोसाइटी बोलेगी कि आप मे बी आप करप्ट थे इसलिए आयोग ने आपको निकाला। सोसाइटी तो इनको शायद ही करप्ट बोलने लगे क्योंकि आयोग ने इनको निकाला, और सोसाइटी में बात चलने लगी कि इनको आयोग ने इसलिए निकाला क्योंकि मे बी यही करप्ट थे। तो इनका सोसाइटी में उठना बैठना दुश्वार हो गया। एक तो सिलेक्शन गया, ऊपर से सोसाइटी में उठना बैठना दुश्वार हो गया। इनका क्या, इनकी फैमिली का भी हो गया। इसके अलावा एक दो चीज़ और कहनी है कि जो आरटीआई के थ्रू कॉपी दिखाने की प्रक्रिया है, उसमें मुझे ऐसा लगता है बिहार की तरह आपको ऑनलाइन कॉपी स्टूडेंट को मेल कर देनी चाहिए। इससे सिस्टम और रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट दिखेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो वैकेंसी है उसे रेगुलर होना चाहिए और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो है वो 4 से बढ़ा करके 5 या 6 कर देने चाहिए। देखिए, यूपीएससी जो है 32 साल की अपर लिमिट रख रहा है और 6 अटैम्प्ट दे रहा है, और यूपी पीसीएसजे जो है वो 35 साल की लिमिट रख रहा है और सिर्फ 4 अटैम्प्ट दे रहा है। और ये तब हो रहा है जब यूपीएससी हर साल वैकेंसी निकाल रहा है, तब भी वो 6 अटैम्प्ट दे रहा है, और यूपी पीसीएसजे हर साल वैकेंसी भी नहीं निकाल रहा है, इरेगुलर वैकेंसी, और तब भी 35 साल तक सिर्फ 4 अटैम्प्ट है। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि यूपी पीसीएसजे में आपको एटलीस्ट रेगुलर वैकेंसी निकालनी चाहिए और हर स्टूडेंट को कम से कम 5 से 6 अटैम्प्ट देने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए, हम किसी को डायरेक्टली अक्यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा सिस्टम ख़राब है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आयोग के हर ऑफिशियल करप्ट है। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऐसे तो कोई सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो हम किसी को पिन पॉइंट करके या आइडेंटिफाई करके कोई भी लेबल नहीं लगाना चाहते हैं। इस इशू को ऑनरेबल हाई कोर्ट देख रही है, ये काम उनका है, हम इसको ट्रेसपास नहीं करेंगे। हम बस ये करना चाहते हैं कि स्टूडेंट के साइड से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसी डिमांड्स और कुछ ऐसे रिक्वेस्ट है जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पुटअप करना चाहते हैं। कौन करप्ट है, कौन फेयर है, ये हमारा काम नहीं है डिसाइड करना, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट कर रही है, ये उनका काम है। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या है कि स्टूडेंट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो हम बस अपनी तरफ से उनकी जो भी रिक्वेस्ट है और जो भी डिमांड्स हैं उनसे इंटरैक्ट करके हमने पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश की है। हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जस्टिस हो और उनके एंगल से भी सोचा जाए ताकि उनकी मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ सही रहे, क्योंकि सिस्टमिक लेथार्जी की वजह से कई स्टूडेंट्स इमोशनली कंज्यूम हो जा रहे हैं इस प्रोसेस में, और उनकी इमोशनल हेल्थ हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स की डिमांड ही क्या है कि बस वो चाहते हैं कि एक फेयर प्रोसेस हो और टाइमली प्रोसेस हो। तो आई होप उनकी इन डिमांड्स को सुना जाए। थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।